कैबिनेट मंत्री और देहरादून जिले के कोविड प्रभारी मंत्री गणेश जोशी जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, जिनसे आज हम खास बातचीत करेंगे। सीधे चलते हैं, उनसे बात करते हैं। मंत्री जी, सबसे पहले के न्यूज़ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा यही है, जिस तरह से प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर आई और संक्रमण का ग्राफ तेजी से ऊपर गया, देहरादून जिले का आपको प्रभारी बनाया गया, सुविधाओं को लेकर आपने खास तौर पर खुद कमान संभाली, ग्राउंड जीरो पर रहकर जिस तरह से आपने हालातों का जायजा लिया। वर्तमान समय की अगर हम बात करते हैं तो अभी क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि अभी हमें ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है। देखिए, कोविड के खिलाफ लड़ाई में पूरा देश लड़ रहा है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर 135 करोड़ देशवासी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, तीरथ सिंह रावत जी के नेतृत्व में हमारी पूरी सरकार इसके लिए लड़ रही है। आम जनमानस का साथ हमें मिल रहा है। मुझे याद है, जब मुझे कोविड मंत्री बनाया था, मात्र हमारे पास 265 ICU बेड थे। आज 2 महीने के अंदर उनको बढ़ाकर हमने 836 कर दिया है। जब मैं 1 अप्रैल को कोविड मंत्री बना था, हमारे पास 106 वेंटिलेटर थे। आज उनको बढ़कर हमने 325 कर दिया है। जब मैं कोविड मंत्री बना था 1 अप्रैल को, तो हमारे यहाँ 603 ऑक्सीजन बेड थे। उनको बढ़ाकर आज हमने 3200 कर दिया है। लगातार हमारी सरकार इस दिशा में काम कर रही है और अभी हमने एक हॉस्पिटल कैंट में बनाया है। 16 या 17 तारीख को मुख्यमंत्री जी उनका भी टाइम लेके आए हैं, उसका लोकार्पण करेंगे। हमने 150 बेड का एक हॉस्पिटल गढ़ी कैंट में बनाया है, शीघ्र उसका लोकार्पण होगा। और हमने ये सुनिश्चित किया है कि जैसे कि कहा जा रहा है कि आने वाला जो वेव होगी, थर्ड वेव, वो बच्चों के लिए घातक होगी। हमने ये सुनिश्चित किया है कि हर हॉस्पिटल में 25% बेड जो हैं उन बच्चों के लिए सुनिश्चित की जाएं। हमने यहाँ के जो बाल रोग विशेषज्ञ हैं उनसे ही बात की है। उन्होंने कहा कि आवश्यकता होने पर हम अपने हॉस्पिटल को हम इसमें तब्दील कर देंगे। डॉक्टर वैश्य ने कहा है, उन डॉक्टर से बातचीत हुई है। तो सरकार पूरी तरह इस लड़ाई के लिए तैयार है और इसमें स्वयंसेवी संस्थाओं का भी बहुत सहयोग मिल रहा है, आम जनमानस का सहयोग मिल रहा है। आज अगर हम पहाड़ में स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त कर पाए हैं, कई लोगों ने हमको कंसंट्रेटर दिए हैं, कई ने हमें ऑक्सीजन प्लांट दिए हैं, कई ने सिलेंडर दिए हैं, तो हर व्यक्ति ने अपनी समझ के अनुसार मदद की है और इसलिए हम लोगों की मदद कर रहे हैं। मंत्री जी, एक सवाल ये भी है, जैसे जैसे संक्रमण का ग्राफ अब नीचे आ रहा है, वैसे वैसे कहीं ना कहीं लापरवाही भी होती जा रही है। जिस तरह से ये कहा जाता है कि नियमों का इस विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए, मास्क, हाथ धोना, यहाँ पर हम मास्क की अगर पर्टिकुलर बात करते हैं तो मास्क अब जैसे है वो उसमें लोगों के चेहरे से वो पर नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में नहीं लगता कि सरकार को कोई ठोस रणनीति इसके लिए भी बनानी चाहिए? देखिए, चाहे सरकार किसी की भी हो, जब तक जनता स्वयं जागरूक नहीं होगी। अब आपने देखा होगा, इस बार मोर्टेलिटी बढ़ी थी। उसका कारण ये था कि लोग लापरवाह हो गए थे। लोगों ने मास्क लगाना छोड़ दिया था, लोगों ने हाथ धोना छोड़ दिया था, सोशल डिस्टेंसिंग छोड़ दी थी। मुझे ध्यान है, मैं जब शादियों में जाता था तो सिर्फ मेरे मास्क होता था और बाकी पूरे शादी समारोह में किसी को मास्क नहीं होता था। और हमसे भी ये जब दुल्हा दुल्हन के बाद हम जाते थे मंच पे, कहती साहब आप मंत्री जी मास्क नीचे कर दो। तो देखिए, जब तक हम खुद इसकी चिंता नहीं करेंगे, खुद अवेयर नहीं होंगे, क्योंकि अगर ये सोचें कि साहब कोरोना समाप्त हो गया है, क्योंकि ये बार बार रूप बदलकर हमारे सामने आ रहा है। फर्स्ट वेव में उसका प्रकृति कुछ और थी, सेकंड वेव में कुछ और थी, थर्ड वेव में कुछ और होगी। और दूसरा, वैक्सीनेशन लगने के बाद भी हमने देखा है कि कई लोगों को हुआ है, तो इसलिए मास्क का लगाना बहुत ज़रूरी है, सैनिटाइजर का बहुत ज़रूरी है, सैनिटेशन का बहुत ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करता हूँ कि आप अपनी जान से न खेलें, जान से कीमत कुछ नहीं हो सकती, और कोविड के जो है नियमों का पालन करें। मंत्री जी, जब सेकंड वेव आई तो उसको लेकर आपने खुद भी एक बयान दिया था कि पहले से ही हम तैयारियां नहीं थी, जिसके चलते जो संक्रमण का ग्राफ है वो तेजी से ऊपर गया। तीसरी लहर की पूरी आशंका जताई जा रही है, कहा जा रहा है कि दिवाली तक तीसरी लहर आ जाएगी। उसको लेकर अभी क्या कुछ तैयारियां हैं? लगातार हमने तैयारी की है। मैंने कुछ दिन पहले जिलाधिकारी को, यहाँ के CMOs को, सारे अधिकारियों को यहाँ पर बुलाया था। हमने ये सुनिश्चित किया है कि जुलाई तक, क्योंकि दिवाली नहीं बल्कि सितंबर तक आने की अंदेशा जताया है, जुलाई तक हम सारी व्यवस्था चाक चौबंद कर देंगे
और किसी को भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि हमने कहा कि बच्चों के लिए हमने विशेष चिंता की है। बेड तो खैर सेम हो सकता है, लेकिन उसको वेनुला और वो जो ऑक्सीजन जो मास्क लगाते हैं बच्चों का छोटा होता है, तो हमने लोगों को कहा कि आप ये सुनिश्चित करें जितने हॉस्पिटल्स हैं। और तीसरी लहर के लिए हमारी सरकार पूरी तरह तैयार है और कोई भी दिक्कत जो है जनता के सामने आने वाली नहीं है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हुआ था, जिसमें उन्होंने वैक्सीनेशन को लेकर खास तौर पर यह बात कही है कि अब पूरा जिम्मा केंद्र सरकार उठाएगी। पहले 50% तक केंद्र सरकार जिम्मा उठा रही थी, अब 75% यानी कि 25% और केंद्र सरकार ने अपने पास रख लिया है। 21 जून से जो अभियान शुरू होने जा रहा है, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं अभी हमारी? देखिए, मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। जहां उन्होंने नवंबर माह तक 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देने की बात कही है, वहीं पूरे देश में फ्री वैक्सीनेशन की बात उन्होंने कही है। उसके लिए जितना भी उनको साधुवाद दिया जाए उतना कम है। और निश्चित ही 21 से जब यह महाअभियान शुरू होगा, जो कि 18 से 44 साल तक के हमारे नौजवान हैं, क्योंकि हमने जब वैक्सीनेशन शुरू किया तो हमने पहले फ्रंट वॉरियर्स को लिया, उसके बाद हमने बुजुर्गों को लिया, उसके बाद 45 से लोगों को लिया, और अब 18+ के लोगों को हम लगा रहे हैं। लेकिन हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उसमें वैक्सीन नहीं था, जिसकी वजह से स्लॉट दिए गए। हालांकि लगातार चल रहा है, लेकिन जिस मात्रा में लगने चाहिए नहीं लगी। लेकिन 21 तारीख के बाद हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन होगी और जो है हमारे नौजवानों को इसका टीका लगेगा। आखिरी सवाल मंत्री जी, आज आपके मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात हुई है, क्या कुछ ऐसे विशेष मुद्दे रहे हैं जिन पर आज चर्चा हुई है? देखिए, आज हमारे ये बच्चे जो नर्सिंग स्टाफ का काम 20 साल से कर रहे हैं, डिप्लोमा होल्डर हैं, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग द्वारा नर्सिंग की नियुक्ति वो निकाली गई है। इनका ये कहना है कि ये बच्चे 20 साल से नौकरी कर रहे हैं। अगर कोई नया बच्चा कोई फ्रेशर एग्जाम देगा, क्योंकि 20 साल से प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हैं, तो इनको दिक्कत आ सकती है। और इनकी बात जायज़ भी है। मैंने मुख्यमंत्री से बातचीत की है, मैंने चीफ सेक्रेटरी से बात की है। हम अन्य सरकारों की पॉलिसीज़ का अध्ययन कर रहे हैं, जैसे हिमाचल, राजस्थान और मध्य प्रदेश। उन्होंने इस चीज़ को अडॉप्ट, कहीं उन्होंने वेटेज दिया है, कहीं उन्होंने आरक्षण दिया है। तो जो बेहतर होगा, जिसके दायरे में आ सकते हैं, उसको करने का प्रयास किया जाएगा। के न्यूज़ इंडिया से बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी, जिन्होंने के न्यूज़ इंडिया से खास बातचीत की। वीडियो जर्नलिस्ट लाइक अहमद के साथ मैं अशोक कुमार, के न्यूज़ इंडिया, देहरादून। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज इंडिया में। हमारे साथ आज खास मुलाकात के लिए कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज जी हमारे साथ हैं और उनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा होगी केदारनाथ त्रासदी की। 2013 के बाद सर 8 साल हो चुके हैं केदारनाथ त्रासदी को हुए। कितना बदल चुका है केदारनाथ? ये त्रासदी जो है हमारे लिए एक सीख है सबसे बड़ी, कि अगर हम प्रकृति से खिलवाड़ करते हैं तो इस प्रकार की त्रासदी की फिर से पुनरावृत्ति होती रहेगी। तो इस हृदय विदारक त्रासदी से हमें सबक लेना चाहिए कि हम अनावश्यक रूप से प्रकृति के दोहन से बचें और धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप अपना आचरण करें। तो यही इससे सीख मिलती है। और इस त्रासदी ने बहुत कुछ सिखाया, क्योंकि हम सैटेलाइट से सर्वे कर सकते थे और भी हम देख सकते थे कि क्या ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट हो रहे हैं, कैसे कैसे नदियों के मुहासे जो हैं वो
स्पिल हो रहे हैं, तो ये बहुत सा अध्ययन करने की जरूरत है और टाइमली एक वार्निंग है हमारे लिए कि अगर हम अभी भी नहीं संभले तो आगे जो है मैं समझता हूं कि त्रासदियां होती रहेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने का ड्रीम प्रोजेक्ट है जो है वो केदारनाथ रहा है और 3 बार उन्होंने विजिट भी किया है केदारनाथ को लेकर के। कितना विकास वहां पर हो चुका है और किस तरीके से आप आज के समय पे उसको देखते हैं सर? केदारनाथ त्रासदी के बाद जैसे केदारनाथ जब बना होगा उसी रूप में वो आ गया। मतलब आप देखेंगे केदारनाथ का मंदिर खड़ा था, बाकी वहां कुछ नहीं था, तो उसी रूप में आ गया। माननीय प्रधानमंत्री जी वहां पर गए, उन्होंने उसको देखा और उसके बाद उनका प्रेम, मतलब वो केदारनाथ उनके इष्ट हैं और उन्होंने वहां गुफा के अंदर भी एक रात्रि जो है विश्राम किया। उससे हमारा टूरिज्म बहुत ज्यादा बुलंदी पर चला और बहुत लोग समझने लगे, क्योंकि इससे पहले कोई प्रधानमंत्री, मैं समझता हूं कि 4 धामों में रात्रि विश्राम किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। तो ये पहले प्रधानमंत्री हमारे थे माननीय मोदी जी, जिन्होंने रात्रि विश्राम किया और हमारे केदारनाथ के टूरिज्म को 4 चांद लगा दिए उन्होंने। तो उसका बड़ा फायदा हमें हुआ और पूरा एक उनका एक स्वप्न है जिसको वो साकार करना चाहते हैं और केदारनाथ को बड़ी भव्यता उन्होंने प्रदान की है। पूरा फैसिलिटीज डेवलप हो रही हैं जिससे कि जितने यात्री जाएंगे सबको सुविधा मिलेगी और वहां पर पूरा म्यूजियम बनेगा, आपको भगवान शंकर के विभिन्न रूपों के दर्शन होंगे, वहां पर नाद सुनने को मिलेगा। ये सारी चीजें उन्होंने वहां पर, मैं समझता हूं पूरा एक जो साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो साइंस है, डिजिटल साइंस है, उसका मिक्सचर करते हुए, धर्म और उसको जोड़ते हुए एक बहुत ही सुंदर उन्होंने भगवान शिव को दर्शाने का और उनकी स्तुति का प्रयास किया है। ट्रैक भी बड़ा है पहले से, अब जो पैदल रास्ता है उसको भी अगर देखते हैं तो कितना ट्रैक बड़ा है। लोग जो यात्री आएंगे उनको थोड़ा सा सफर जो है उनका लिए लंबा हो जाएगा। क्या बीच बीच में कुछ ऐसा पर्यटन के हिसाब से कुछ डेवलपमेंट किया जा रहा है जो वहां पर श्रद्धालु आए उनको कुछ अलग सा दिखाई दे? हाँ, उसमें कैंप्स लगाए जा रहे हैं और ट्रैक थोड़ा बढ़ा है और बढ़ने में थोड़ी सी आपकी तपस्या भी होगी निश्चित रूप में, क्योंकि तपस्या करके जब आप केदारनाथ जाते हैं तो सीधे ही आपको दर्शन होते हैं। तो उसमें हम कैंप्स भी लगा रहे हैं और जगह जगह टॉयलेट्स की फैसिलिटीज भी बना रहे हैं। तो अब ये 4 धाम यात्रा जब शुरू होगी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी SOP हमें देंगे तो उसके बाद हम ये चाहेंगे कि इस यात्रा के अंदर शुरुआत होने पर जगह जगह फैसिलिटीज डेवलप की जाए और जो हमारे होटल वोटल हैं वो खोले जाए। तो हमें 5 दिन का समय चाहिए जिससे सारी चीज को हम व्यवस्थित कर लें। मैंने सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से जो उत्तरकाशी के हैं, चमोली के हैं, रुद्रप्रयाग के हैं, उनसे बातचीत कर ली थी। उन सब ने ये कहा कि हमें 5 दिन के समय में हम सब तैयारी कर लेंगे। 2 साल से यात्रा बंद है। रोजगार की अगर हम बात करें, पहाड़ के लोगों के लिए आजीविका का बहुत बड़ा माध्यम जो है 4 धाम यात्रा रही है। कुछ सरकार ने कुछ बजट उन लोगों के लिए जो है देने जा रही है, कुछ आर्थिक सहायता के तौर पे सर, कुछ इस तरीके से आप? हाँ, निश्चित रूप में हमने जो है वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंदर 28,99,06,000 की धनराशि स्वीकृत की है। मैं निश्चित रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। उन्होंने व्यवसाय, पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों की परेशानी को देखते हुए उन्होंने 50,000 ऐसे कर्मी जो होटल और रेस्टोरेंट से जुड़े हुए हैं उनके लिए 2,500 लगा करके 5,000 रुपए प्रति कर्मी को एक मुश्त सहायता पर्यटन विभाग से जो है दी जाएगी। इस पर लगभग 25 करोड़ हमारे खर्च होंगे। इसके अलावा 352 टूर ऑपरेटर्स को 10,000 प्रति फर्म के हिसाब से आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। इस पर 35,20,000 रुपए की धनराशि खर्च होगी। हमने एडवेंचर टूर ऑपरेटरों को बड़ी राहत देते हुए 30,30,000 का आर्थिक पैकेज स्वीकृत किया है, जिसके अंतर्गत 303 एडवेंचर टूर ऑपरेटर को 10,000 रुपए प्रति फर्म के हिसाब से एक मुश्त आर्थिक सहायता पर्यटन विभाग द्वारा दी जाएगी। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना और दीनदयाल होमस्टे योजना के अंतर्गत 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक प्रथम 3 महीने ऋण पर लिए जाने वाले ब्याज की प्रतिपूर्ति के लिए 2 करोड़ की राशि हमने स्वीकृत की है। पर्यटन विभाग द्वारा विशेष क्षेत्र एवं गतिविधि हेतु बनाई गई समितियों के पास अपने संसाधन से पर्यटन विभाग द्वारा स्वीकृत 631 राफ्टिंग गाइडों को भी प्रति गाइड के हिसाब से 10,000 रुपए की एक मुश्त आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है, जिसमें 63,10,000 रुपए की राशि व्यय होगी। तो ये हमने सारी चीजें बनाई हैं। यात्रा व्यवसाय नियमावली के तहत पंजीकरण और लाइसेंस नवीनीकरण में भी छूट प्रदान करते हुए वर्तमान में 1,000 रुपए प्रति आवेदन, पिछले वर्ष पंजीकृत लगभग 600 इकाइयों की गणना के आधार पर वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 6 लाख रुपए भी हमने स्वीकृत जो है दी है। तो ये सारी सहायता लोगों को मिलने जा रही है। इसमें
301 राफ्टिंग, एरो स्पोर्ट्स सेवाएं प्रदाताओं को राहत देते हुए उत्तराखंड पर्यटन एवं वन विभाग द्वारा ली जाने वाली लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क में भी छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें 65 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। तो हमने ये सभी को जो है इसमें लाभ दिया है, तो ये हमने बहुत बड़ा, इसके साथ साथ लोक कलाकारों को भी हम लाभ देने जा रहे हैं और हमारे तीर्थ पुरोहित हैं उनको भी हम लाभ देने जा रहे हैं, क्योंकि सभी मैं समझता हूं व्यवसाय से और रोजी रोटी से वंचित हुए हैं। देवस्थानम बोर्ड को लेकर के कंट्रोवर्सी काफी जो है इस समय प्रदेश में चल रही है। क्या वो बीच का जो कोऑर्डिनेशन है जो शायद हो नहीं पा रहा है तीर्थ पुरोहितों के साथ या सरकार के साथ नहीं बन पा रहा है, तो इस तरीके का क्या जो मेरा तो नम्र निवेदन है कि भाई जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश होगा उसका पालन होगा, और मैं समझता हूं कि सबको मैं समझता हूं कि संवाद अपनाना चाहिए। हम अगर बातचीत करेंगे तो उसका रास्ता निकल सकता है। बाकी जो तीर्थ पुरोहितों की मांगे हैं कि हमारे हक हकूक, हमारा दस्तूर बरकरार रखा जाए, वो हमने कानून बना के उसको सुनिश्चित कर दिया है। मैं समझता हूं कि लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, और ये दस्तावेज अगर उनको मिल जाए और उसको पूरा पढ़ लें, क्योंकि पहले भी हमारे यहां केदारनाथ और बद्रीनाथ टेम्पल कमेटी थी जिसका कोई विरोध नहीं था, सबने उसको स्वीकार किया। अब हमें व्यवस्थाएं बढ़ानी है, यात्रा बढ़ेगी, कोरोना काल के अंदर और भी वो उसमें नियम लागू होंगे, हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, तो निश्चित रूप में आपको सरकारी व्यवस्था आपको बनानी होगी जो सामान्य लोग नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए मेरा आग्रह है कि इसको पूरा पढ़ें, हमने पूरी व्यवस्था की है, और अगर कुछ वो चाहेंगे तो निश्चित रूप में उनकी बात को सुना जाएगा। हम तो उनके सेवक हैं, ये बोर्ड जो है ये उनकी सेवा के लिए ही बना है, ये मेरा मानना है। बाकी मुख्यमंत्री जी इसके चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं, जो उनका निर्णय होगा वो सर्वोपरि। एक योजना और है जेफ 6, वो क्या योजना है और किस तरीके से लोग जो है उसमें लाभार्थी होंगे? जेफ 6 की योजना जो है इसमें 40 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं और इसमें काफी लाभ मिलेगा। इसमें हमने जो राजाजी नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट पार्क से जो जुड़े गांव हैं इसमें वो हमने रखे हैं, और उन गांवों के अंदर मैं समझता हूं कि जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है उसको भी जागरूकता के साथ कम किया जाएगा, और काफी वहां पर जो है प्लांट्स उगाए जाएंगे, उनकी जो है दालें उगाई जाएंगी, जिससे कि वहां के लोगों को इनकम हो। तो ये एक बहुत बड़ा काम इससे होने जा रहा है। और इसके साथ साथ हमने जो हमारे जलागम के अंदर जो महिलाएं काम करती थी, महिला प्रेरक थी, उनका भी हमने मानदेय बढ़ाया है, 2000 से 2500 कर दिया। 189 के करीब इसमें 1098 के करीब इसमें महिलाएं थी, और लेखा सहायक जो है इसमें 527 थे, जिनका 4000 से 4500 हमने किया। प्रोजेक्ट एसोसिएट्स थे ये 11 थे, इसमें 20000 से 25000 कर दिया। और IMS ऑपरेटर्स थे जिनका हमने 10 इसमें काम करते हैं, जो जिनका 20000 से 25000 हमने किया। तो सभी का हमने इसमें मानदेय बढ़ाया है, और हमारा ये था कि भाई इस काल के अंदर लोगों को सहायता मिलनी चाहिए, तो उसके साथ हमने मानदेय बढ़ा करके उनकी सहायता की है। तो ये थे हमारे साथ सतपाल महाराज जी, जिन्होंने बताया कि जो तमाम जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो रोजगार से जुड़े तमाम जो साधन है, जो आजीविका का कारण इस समय कोविड काल में जो लोगों को साधन नहीं मिल पा रहा है, तमाम आर्थिक सहायता से लेकर तमाम जितनी भी बुनियादी सुविधाएं हैं वो सरकार द्वारा दी जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट लईक अहमद के साथ मैं राजेश्वर माह, के न्यूज इंडिया, देहरादून। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। राष्ट्रपति